गुड इवनिंग सभी को। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की अपनी। देखो आज की क्लास है षड्विंश अध्याय। ठीक है, कल अपन ने 25 चैप्टर किया था यंत्र विधि। तो यंत्र क्या था? ब्लंट इंस्ट्रूमेंट मतलब भोंटे जिनमें धार नहीं होती थी ना, वो अपन ने किए थे। आज करेंगे अपन शस्त्र विधि षड्विंश अध्याय। इसमें क्या होता है कि शस्त्र का अर्थ है शार्प इंस्ट्रूमेंट। देखो आप यंत्र और शस्त्र में पता लग गया ना। यंत्र क्या होता है? ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो भोंटे होते हैं जिनमें मतलब उनको उनसे उनका उपयोग करने पर चोट लगने की संभावना नहीं होती है। ये क्या है? शार्प। इनमें धार होती है, वो भी इतनी तेज, अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए ना तो बॉडी का अंग कट सकता है। अगर आपने इसको गलती से यूज किया ना, मान लो थोड़ी सी भी लापरवाही, मतलब बॉडी के कुछ भी ऑर्गन टिश्यू कट सकता है। तो इतनी शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है ये। तो शस्त्र का अर्थ है शार्प इंस्ट्रूमेंट। तो अपन इस चैप्टर में करेंगे शस्त्रों के बारे में। जिस तरीके से अपन ने यंत्रों के बारे में किया था कि भाई ताल यंत्र, सदंश यंत्र, नाड़ी यंत्र, बहुत तरह के यंत्र थे, उनकी आकृति के बारे में देखा था। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे अपन। तो या आकृति किसी की याद होती नहीं है क्योंकि बहुत सारे हैं। अब आचार्य वाघभट्ट ने कितने माने हैं? टोटल 26 माने हैं। तो 26 के नाम याद रख लो, वही काफ़ी है। काम क्या आते हैं वही रख लो, वही याद है आपको। मैं डायग्राम के साथ ही बताऊंगा कि भाई कैसे दिखते हैं, क्योंकि शार्प एकदम शार्प मतलब पहना होता है ना। जैसे वो चाकू होता है अपना, चाकू की कितनी धार होती है। एक तो अपन घर में यूज लेते हैं, एक जैसे अपन स्कारपल होता है, जैसे डिसेक्शन करते हैं ना। किस किस बच्चे ने डिसेक्शन किया है तो उन्होंने देखा होगा कि किस तरीके से कितना शार्प होता है। वो थोड़ा सा भी कट लगाओ तुरंत कट जाता है, मतलब उसकी स्किन डेड बॉडी की कट जाती है। तो एकदम शार्प। तो वो क्या है जो अपन शार्प यूज करते हैं? निडल, सुई लगा रहे हैं अपन, एकदम शार्प होती है, वो क्या है? ये सब क्या है? शस्त्र। और जिनकी सहायता से अपन होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, वो क्या है? यंत्र। अब समझ में आ गया ना शास्त्र और यंत्र क्या है। शास्त्र नहीं, शस्त्र, सॉरी शस्त्र। ठीक है, शस्त्र और यंत्र आपको पता लग गया ना क्या है। तो शस्त्र, शस्त्र विधि। तो शस्त्र का अर्थ है शार्प इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? शल्य शास्त्र में, शल्य शास्त्र मतलब सर्जरी में सल शस्त्र क्रम को यंत्र क्रम से प्रधान माना गया। ये बोल रहा है कि भाई जो सर्जरी का प्रोसेस है ना, उसमें जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है ये मेजर है, और जो ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है, जो मतलब उनको यंत्र बोलते हैं, वो माइनर है। मतलब जो मुख्य प्रधान डोमिनेंसी कौन है सर्जरी में? शस्त्र की। मतलब एक तरीके से शार्प इंस्ट्रूमेंट की डोमिनेंसी है। किसमें? सल शास्त्र। सल शास्त्र यानी ये किसने बताया? सुश्रुत, सूत्र स्थान में बताया। तो अब आप सुश्रुत की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुश्रुत की बात इसलिए करते हैं बीच बीच में अपन, क्योंकि सर्जरी के जनक कौन है? आचार्य सुश्रुत है। और आचार्य वाघभट्ट ने ये सब कहाँ से टीपा? वहीं से टीपा है, ओनली सुश्रुत संहिता से लिखा हुआ है पूरी तरीके। क्योंकि आचार्य वाघभट्ट ने पहले चरक संहिता पढ़ी, सुश्रुत संहिता पढ़ी, फिर दोनों का सार भाग बना के अष्टांग हृदय लिखी है। तो कहीं ना कहीं मेजर पार्ट तो सुश्रुत संहिता ही है ना, इसलिए अपन बीच बीच में सुश्रुत संहिता की बात करते हैं। तो अब समझो, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ। एक चैप्टर था 25 यंत्र, ये 26 चैप्टर है, इसका नाम है शस्त्र। तो यंत्र क्या था? ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। शस्त्र क्या है? शार्प इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? और मेजर कौन है इन दोनों में से? शस्त्र। क्लियर? अब आगे बढ़ता हूँ। शस्त्र क्रम मतलब क्या कर्म करते हैं ये, मतलब क्या फंक्शन है इनके। तो ये स्पेसिफिक बोला कि 13 कर्म माने इनके, 13 फंक्शन है। तो ध्यान से सुनना कि 13 फंक्शन, 13 माने क्या क्या है? छेदन, भेदन, वेदन। देखो थोड़ा ध्यान से सुनना, तब छेदन, भेदन, वेदन, लेखन, ऐषण, सीवन, प्रच्छन, उत्पाटन। ठीक है, पाटन, कुट्टन, ग्रहण, दहन और मंथन। ये किसने माने 13 के 13? आचार्य वाघभट्ट ने। क्योंकि अब आचार्य वाघभट्ट की बात कर रहे हैं तो आचार्य, क्योंकि सही अपन अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं ना, तो 13 किसने माने? आचार्य वाघभट्ट ने। अब ये क्या होता है भाई? भेदन क्या होता है? छेदन क्या होता है? वेदन क्या होता है? लेखन क्या होता है? ऐषण क्या होता है? अभी बताऊंगा मैं एक एक के बारे में, कहीं इनका मीनिंग क्या है, शाब्दिक मीनिंग, इनमें डिफरेंस क्या है, ये मैं बताऊंगा आपको ना। अब देखो यहाँ पे कि उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण, दहन। यहाँ से देखो उत्पाटन, ठीक है, फिर एक पाटन को हटा दो, कुट्टन, ग्रहण, दहन, मंथन। ये मतलब एक तो उत्पाटन, और ये स्पॉटलाइट में ध्यान दो, ये उत्पाटन, कुट्टन, ग्रहण, दहन, मंथन, मतलब नीचे लिखा है उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण। वाघभट्ट ने अलग माने, मतलब ये नए बताएं। आचार्य सुश्रुत ने तो टीप लिया भाई, आचार्य सुश्रुत से तो उन्होंने संहिता से ये टीप लिए, छेदन, वेदन, वेदन, लेखन, ऐषण, सीवन। ठीक है, प्रक्षालन। लेकिन उत्पाटन वाला, कुट्टन वाला, ग्रहण वाला, दहन वाला, मंथन वाला, ये वाघभट्ट ने अलग लिखे हैं। क्योंकि अपन बोलते हैं ना कि भाई आगे आगे ज्ञान बढ़ता है, कि उनको लगा कि ये भी होने चाहिए, तो इन्होंने अपने अलग से माने। अब देखो
सुश्रुत आचार्य ने शस्त्र क्रम 8 माने। तो क्वेश्चन आता है, पीजी में भी आता है और अपने यूजी में भी आएगा जब 2 नंबर में कि शस्त्र क्रम लिखो, तो समझ लो आप अष्टांग हृदय का एग्जाम दे रहे हो तो आपको 13 के 13 लिखने हैं ये वाले। ठीक है कि भाई शस्त्र क्रम 13 होते हैं, मतलब क्या फंक्शन है, इन शार्प इंस्ट्रूमेंटों का 13 क्रम है, 13 फंक्शन है, मतलब 13 फंक्शन है, 13 फंक्शन है। छेदन, भेदन, वेदन, लेखन, ऐसन, सीवन, प्रचलन, उत्पाटन, पाटन, कुट्टन, ग्रहण, ध्यान और मंथन। और आचार्य सुश्रुत ने जो माने वो 8 ये हैं, छेदन, भेदन, वेदन, लेखन, ऐसन, सीवन, विश्रावण और आहारण। विश्रावण और आहारण ये अलग से माने हैं, मतलब एक तरीके से ये माने आचार्य सुश्रुत ने तो 8 ये माने हैं और आचार्य भागवत ने 13 ये माने। अब ये इनका मीनिंग क्या है, चरक का देख लो नीचे कि चरक आचार्य ने शस्त्र क्रम 6 माने, तो तीनों की बात है कि आचार्य चरक ने 6 माने हैं, सुश्रुत ने 8 माने हैं और भागवत ने 13 माने। अब मैं समझाता हूँ आपको। आचार्य चरक के 6 देखो, वेदन, छेदन, लेखन, प्रचलन, सीवन, पाटन। ऐसण व हारण को यंत्र क्रम कहा गया है, और जो ये दो चीज़ है ना ऐसण और हारण, इनको आचार्य चरक ने क्या बोला कि ये यंत्र है, यंत्र में इनको काउंट किया है, इनको यंत्र में इनकी उपाधि दी गई, भाई इनको यंत्र बोलते हैं। लेकिन आचार्य चरक की बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि प्रधान कौन है, डोमिनेंस कौन है, सुश्रुत, तो सुश्रुत की बात मानी जाती है सर्जरी में। और कायच किस्म किसकी बात मानी जाती है, आचार्य चरक की। अब मैं इनको बता देता हूँ कि भाई ये क्या है, छेदन भेदन क्या है। तो अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ी देर, पीडीएफ में मैंने मेंशन किया हुआ है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये देखो शस्त्र क्रम मतलब फंक्शन, मॉडर्न में क्या बोलते हैं, सुश्रुत के अनुसार क्या है, भागवत ने माना ही नहीं माना, चरक के अनुसार क्या है। तो पहला है छेदन। छेदन का मीनिंग क्या है मॉडर्न में, एक्सिजन मतलब काट कर अलग करना। कोई भी ऐसा शस्त्र जिससे दो वस्तुओं को काट के अलग किया जाता है, जैसे कोई अपनी ट्यूमर जुड़ी हुई है बॉडी से, तो ट्यूमर को अलग कर दो काट के, तो ये क्या करेगा, छेदन वाला मतलब एक्सिजन। अब इसको देखो, भागवत ने भी माना है, चरक ने माना, डैश का मतलब इसने भी माना, चरक ने, भागवत ने माना और सुश्रुत ने माना। ठीक है, दूसरा है भेदन। भेदन यानी इंसिजन। अब इंसिजन लगाते हैं ना अपन, चीरा लगाते हैं, मतलब चीरना, मतलब स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग यानी क्या होता है, एक तरीके से एक वस्तु है उसको स्प्लिट कर दिया, मतलब 2 भागों में टुकड़ा कर दिया। जैसे अपनी स्किन पूरी थी, अपन ने उस पर चीरा लगा दिया, चीरा लगाने से वो 2 हिस्सों में बट गई, तो इसको स्प्लिट कर दिया। तो ये भागवत ने माना, चरक ने माना और सुश्रुत ने माना। तो एक्सिजन इंसिजन मतलब छेदन यानी काट कर अलग करना, भेदन यानी चीरना। तीसरा है लेखन, स्कार्पिंग, मतलब ऐसा ही शस्त्र जो लेखन करता है। इसका मीनिंग क्या है, शाब्दिक खुरुचना। किसी भी चीज़ को अपन खुरुचते हैं ना, जैसे कि अपन फैट, अब जैसे डिसेक्शन किया होगा तो फैट को हटाते हैं ना, वहाँ से खुरुच खुरुच के फैट को हटाते हैं ताकि मसल्स या नर्व सामने से दिखाई दे। जिसने डिसेक्शन किया ना उसको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि डिसेक्शन में अच्छी तरीके से यूज होते हैं शस्त्र। तो ये खुरुचना, तो वाग्भट नहीं माना डैश और सुश्रुत चरक नहीं माना। तो ये तीनों छेदन, भेदन, लेखन तीनों आचार्यों ने माने हैं। अगला आता है वेदन। वेदन यानी पंचरिंग। पंचरिंग यानी चुबोना, नुकीली वस्तु से छेदन करना। कोई पैनी वस्तु है, जैसे एक दिन पंचरिंग करते हैं, पिंचर होता है ना, पिंचर करते हैं भाई, टायर पंचर हो गया, तो क्या होता है, नुकीली वस्तु घुस जाती है टायर के अंदर, उसी तरीके से पंचरिंग वेदन, नुकीली वस्तु से छेदन करना। तो श्रुत नहीं माना है, वाग्भट नहीं माना और चरक नहीं माना। क्लियर। अब है प्रोबिंग। प्रोबिंग यानी ऐसण। ऐसण को क्या बोलते हैं, प्रोबिंग, अन्वेषण करना। अन्वेषण मतलब कैसे, कि जैसे कोई घाव हो गया, जैसे अपने यहाँ पे सर्जरी, सर्जरी मतलब सल में अपने जो पाइल्स हो जाता है ना, पिस्टुला हो जाता है, तो क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना कि एक है ना, एक लंबी सी सलाखा होती है ऐसे लंबी सी, तो उसको क्या करते हैं, उस घाव के अंदर प्रवेश कराते हैं कि ये घाव कहाँ तक बना हुआ है, उसको चेक करने के लिए कि इसकी एक घाव की जो आंतरिक संरचना है यहाँ तक फैला हुआ है ये घाव, तो उसको चेक करने के लिए मतलब अववेषण मतलब एक तरह से जांच की जाती है भाई, इसको चेक करके। ये सुई सी समान होती है, पतली सी निडल के समान होती है, मतलब एक पतली सी सलाखा होती है, उसको उस घाव के अंदर प्रवेश कराते हैं और उससे पता लगता है कि जहाँ जहाँ ये चली जाती है बिना किसी रुकावट के, तो समझ जाओ कि घाव इतना गहरा है। बाहर से तो सही है, पूरी स्किन सही है, लेकिन क्या वो कभी कभी क्या हो जाता है ना, एक तरीके से जैसे पाइल्स है, पाइल्स में उसको चेक किया जाता है कि उसकी सूचरिंग कहाँ तक करनी है, कहाँ तक इसको कट लगाना है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, एसन लगाते हैं। तो समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब है एक्सट्रैक्शन मतलब आहरण, खींचना। तो देखो इसे सुश्रुत ने माना इसको और वाग्भट ने माना है। मतलब आहरण किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी मतलब शस्त्र से किसी चीज़ को, जैसे ट्यूमर को बाहर खींचते हैं पकड़ के, वो क्या है, खींचना। अब है विश्रावण। विश्रावण यानी रक्त आदि को बाहर निकालना। ड्रेनिंग। ड्रेनिंग यानी जैसे कि अपन किसी भी पंचरिंग करके खून को बाहर निकालते हैं ना, ड्रेनिंग मतलब इसमें तो भाई ये फूट गया एक तरीके से, ऐसे किसी भी कोई ट्यूमर है, कोई गांठ है, उसमें से पस बना हुआ है,
तो उसको फोड़ करके उसमें से बाहर निकालना, पस को, रक्त को बाहर निकालना। तो ये सुश्रुत ने ही माना है ओनली, वाग्भट ने नहीं माना, चरक ने नहीं माना। यहाँ से आप समझ जाओगे कि एक चीज। अब है सुलरिंग, C1 सुसरिंग आएगा, सिलरिंग सुलरिंग लिख रहा है, कोई बात तो नया वर्ड होगा मुझे मत पता नहीं, लेकिन सुसरिंग भी लिख सकते हो इसको, मतलब C1 यानी टाँके लगाना। ठीक है, तो ऐसा शस्त्र जो टाँके लगाता हो, तो सुश्रुत ने माना है, वाग्भट ने भी इसको माना है और चरक ने भी माना है। तो सुसरिंग कि ऐसा शस्त्र, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो टाँके लगाने में काम आता है। टाँके लगाए कभी आपने, कभी इमरजेंसी में गए हो, इमरजेंसी में रहे हो, कोई ड्यूटी लगी हो तो टाँके लगाते हैं, उसको जो यंत्र होते हैं तो हाथों में पकड़ते हैं, तो सुसरिंग मतलब C1। तो छेदन का मीनिंग समझ में आ गया भाई, काट कर अलग करना किसी वस्तु को, जैसे कोई ट्यूमर जुड़ी हुई है, कोई दूसरे टिश्यू के साथ जुड़ी है, उसको काट के अलग कर दो। चीरा लगाते हो, जैसे इसकी अपनी स्किन है, अपने जैसे उदरपाटन करते हैं, जैसे अपने डिलीवरी कराते हैं ना, जैसे उदरपाटन के माध्यम से लेप्रोस्कोपी कराते हैं, तब पेट पे चीरा लगाते हैं, तो एक स्किन रहती है पूरी, उसको दो भागों में टुकड़ा करते हैं, मतलब स्प्लिटिंग। लेखन यानी खरूचना, जैसे अपन फैट को हटाते हैं, जैसे डिसेक्शन करते हैं ना, जब बॉडी पे फैट जमा हुआ होता है एक्स्ट्रा, मसल्स दिखने के लिए, नर्व देखने के लिए। वेदन नुकीली वस्तु से छेदन करना, एक तरीके से नुकीली वस्तु चुबानी, जैसे अपने सुई लगाते हैं एक तरीके से वो। एषण, एषण यानी क्या होता है, अवनेषण, अववेषण करना, एक तरीके से जांच करना कि कितना गहरा घाव है, कहाँ तक ये फैला हुआ है। आहरण, किसी भी चीज़ को पकड़ के बाहर खींचना। विसरण मतलब रक्त को या पस को बाहर निकालना। C1 यानी टाँके लगाना। इनका मीनिंग समझ गए। अब है प्रिकिंग। प्रिकिंग देखो, अब ये सुश्रुत ने नहीं माना, वाग्भट ने माना। इसका क्या मतलब मीनिंग क्या है जो आचार्य ने बोला है श्लोक में, कुट्टन। कुट्टन यानी गोदना। गोदना समझते हो, किसी चीज़ पे बार बार अपन करेंगे, उस पर जैसे कि एक वस्तु है, टेबल पे अपन पेन दबाते रहते, बार बार पटक रहे हैं, उस पर एक निशान सा पड़ जाता है, तो ऐसे गोदते हैं सुई से, ऐसे मतलब गोद देते हैं उसको। गोदने का मीनिंग समझ रहे हो, जैसे कि ये देखो, जैसे ये टिश्यू है, इस पर आपको गोदना है, तो ऐसे डॉट 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 डॉट, मतलब मामूली डॉट डॉट उस पर लगाते रहते हैं, ये है गोदना। अब ये मीटिंग में कैसे इतने सारे डॉट। हाँ, अब देखो ड्रिनिंग। ड्रिनिंग का मीनिंग क्या है, मंथन। ठीक है, मंथन यानी ड्रेनिंग। अब इसका मीनिंग क्या है, मथना, किसी चीज़ को एक तरीके से बारीक कर देना, एक तरीके से बिल्कुल मथ दिया, जैसे अपन मथते हैं ना, जैसे देखो ये वर्ड कहाँ से लिया आचार्यों ने, मथना, जैसे अपन दही को मथते हैं, बिल्कुल बारीक कर देते हैं, मतलब दही होता है एक गाढ़ा सा होता है, लेकिन उसको मथ के अपन छाछ बना देते हैं। उसी तरीके से कोई भी ऐसा शस्त्र जो मथने में काम आए, जैसे कोई ट्यूमर है, कोई ऐसे ब्लड का क्लोट है, उसको मथना है, तो उस शस्त्र का यूज किया जाता है, मतलब ड्रेनिंग वाले का। फिर है अगला माना इन्होंने उत्पाटन। देखो वाग्भट के गिन लो आप, 13 माने वाग्भट ने। छेदन माना है, भेदन माना है, लेखन माना है, वेदन माना है, ऐषण माना है और आहरण। तो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए। 7वां C1 वाला हो गया। कुट्टन माना है। 8वां, 9वां मंथन और 10वां उत्पाटन। उत्पाटन यानी उखाड़ना, सीधा उखाड़ता है। ये क्या है, बाहर निकालता है, मतलब खींचता है, ये उखाड़ देता है। उखाड़ने का मीनिंग समझिए, जैसे कि हाथ को उखाड़ दिया, अपन ने काटा फाटा कुछ नहीं, सीधा उखाड़ दिया, मतलब अन्न सीधा, मतलब कोई चीज़, जैसे अपने दांत गड़ा हुआ है, दांत को खींच के बाहर निकाल दिया, मतलब उखाड़ दिया। तो ये उत्पाटन, जो मतलब दांत खींचने में जो, मतलब उखाड़ने में जो यंत्र काम, शस्त्र काम आते हैं, यंत्र नहीं शस्त्र, वो है उखाड़ना। अब देखो फिर है ग्रहण। ग्रहण यानी कैचिंग या होल्डिंग, मतलब एक तरीके से पकड़े रखना, किसी शस्त्र की सहायता से किसी भी ऑर्गन को पकड़े रहना, तो क्या है, कैचिंग या होल्डिंग। अब है दहन, बर्निंग या कैस्ट्राइजिंग, मतलब जलाना, किसी दहन कर्म करते हैं ना, अग्निकर्म करते हैं, ये भी एक तरीके से आयुर्वेद में एक अच्छा प्रोसेस है रोगों को दूर करने का, कि उस चीज़ से, किसी भी शस्त्र की सहायता से किसी चीज़ को जलाना, उसके मतलब अग्नि का संयोग कराना, वो है बर्निंग। फिर है प्रच्छान, क्या है, टैटूइंग। सहलो प्रिकिंग, सहलो प्रिकिंग का मतलब हल्का हल्का, ठीक है, एक तरीके से कट लगाते हैं ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर कट लगा के खून का बाहर निकालते हैं, होता है प्रच्छान। ये विधि पढ़ेंगे अपन प्रच्छान। तो समझ में आया ना इनका मीनिंग क्या है वर्डों का, इसलिए मैंने ये यहाँ पे बताया कि भाई वाग्भट के अनुसार 13। अब देखो गिन लो वाग्भट के, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, तो ये कितने हो गए, 6। एक हो गया C1 7वां, फिर है कुट्टन 8वां, 9वां मंथन, 10वां है उत्पाटन, ठीक है, 11वां है ग्रहण, 12वां है दहन और 13वां है प्रच्छान। तो 13 ही तो माने आचार्य वाग्भट ने, और यही इंपॉर्टेंट है अपने। इन 13 के मीनिंग आपके सामने है, इंग्लिश मीनिंग सामने है, हिंदी मीनिंग आपके सामने है, और मैंने आपको समझाया भी। तो ये 13 कर्म आपको याद होने चाहिए। जो शस्त्र के जो कर्म हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
आपको ये याद होने चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है भाई शस्त्र क्रम लिखो, तो शस्त्र क्रम लिखो मतलब आचार्य वाघभट्ट के अनुसार लिखना है। जब फाइनल ईयर में जाओगे तो सुश्रुत के अनुसार ओनली 8 याद करने हैं, जो आपको ऑलरेडी याद रहेंगे तो आपका आधा सिलेबस कम हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ फर्स्ट ईयर ध्यान से पढ़ लिया करो। अब करते हैं अपन वापस टॉपिक पाते हैं अपने। शस्त्र क्रम समझ में आ गए भाई। आचार्य वाघभट्ट ने 13 माने, ये हो गया सारा। तो सुश्रुत के 8 हो गए। अब चरक के 6। अब है शस्त्र दोष। अब मान लो कोई भी चीज़ है, गुण भी रहेंगे तो उसमें दोष भी रहेंगे, तो क्या दोष हो सकते हैं भाई। शस्त्र दोष कितने माने हैं? 8 माने। ये संख्या आपको याद रखनी है और नाम याद रखना है। क्या क्या? कुंठ, खंड, तनु, स्थूल, हस्व, दीर्घ, वक्र और खरधार होना। कुंठ यानी क्या होता है? कुंठ यानी एक तरीके से कुंठ यानी होता है, मैं बताऊं आपको, जिसकी धार मलिन हो जाती है, मतलब बेकार हो जाता है, मतलब जो बिल्कुल उसका बार बार यूज होता है ना, पुराना हो जाता है। कुंठ यानी मतलब एक, जैसे कोई कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी समझते हो, धार होती है, अपन वृक्ष उससे काटते हैं और उसका बार बार यूज किया, वो कुंठ हो गया। मतलब एक तरीके से उसकी धार समाप्त हो गई, वो यूज लेने लायक बचा ही नहीं, तो वो होता है कुंठ। खंड क्या होता है? खंड क्या होता है? बीच में से टूटा हुआ, बीच में जैसे कोई शस्त्र है, उसमें क्या हुआ, खंड हो गया, मतलब उसका कुछ टुकड़ा टूटा हुआ है, मतलब खंडित है। जैसे मूर्तियां खंडित हो जाती है ना, अपन बोलते हैं भाई इसको, इस मूर्ति को खंडित किया, किसी मुगल आक्रमक ने इसको खंडित किया, तो मतलब उसमें मूर्ति का कुछ हिस्सा गायब है, तो उस शस्त्र का कुछ हिस्सा गायब, मतलब खंड यानी खंडित। तो 2 गुण हो गए, कुंठ और खंड। तनु बहुत ही ज़्यादा पतला, यूज ही नहीं ले सकते। स्थूल बहुत ही ज़्यादा मोटा, तो 2 और 2 4। हस्व यानी छोटा, जरूरत से मतलब जो मात्रा थी ना उसकी, उस हिसाब से बनाया नहीं, छोटा बन गया, तो हस्व, ये भी एक तरह का दोष है। दीर्घ, जो मात्रा थी उसका साइज था उसके बड़ा बना दिया। जैसे अब कुल्हाड़ी अपने एक हाथ के बराबर होनी चाहिए, अच्छी काम आती है, अब आप बना तो 10 फुट लंबी कुल्हाड़ी, कैसे यूज करोगे उसका, तो दीर्घ, ये भी एक तरह का दोष है। वक्र, टेढ़ा होना, मतलब जो इसकी सम्यक साइज है, जिस तरह का वो होना चाहिए ना, वैसा नहीं हो के उसके आकृति से विपरीत होना, वक्र होना, टेढ़ा होना, ये भी एक तरह का दोष है। ठीक है। और खरधार होना, खरधार होना एक तरीके से जो उसकी इंस्ट्रूमेंट की जो धार थी ना, जो खर यानी मतलब खंड नहीं, खर यानी होता है एक तरीके से मीडियम धार, एक तरीके, ये तो होता है मतलब यहाँ पे देखो कुंठ, कुंठ क्या होता है मैंने बताया ना, वो यूज लेने लायक नहीं बचा। और खरधार यानी होता है एक तरीके से अधूरा, मतलब एक तरीके से भोंटा, भोंटा बोलते हैं जिसको काटने में बहुत टाइम लगे, तो मतलब एक तरीके से वो खरदार होना, मतलब भोंटा होना, भोंटा हो गया भाई, अपन बोलते हैं ना ये तो भोंटा हो गया, तो ये खरदार होना। ये 8 दोष आपको याद रखने चाहिए। देखो इस चैप्टर में यही बात है, शस्त्र क्रम 13 याद होने चाहिए, शस्त्र की परिभाषा याद होने भाई। शार्प इंस्ट्रूमेंटों को अपन शस्त्र बोलते हैं और ब्लंट इंस्ट्रूमेंट को अपन यंत्र बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। शस्त्र क्रम 13 हैं, शस्त्र दोष 8 हैं। अब है खरधार होना शास्त्र का दोष माना गया है। अब देखो नीचे लिखा है कि भाई खरधार होना, जबकि खरपत्र नामक शस्त्र का प्रशस्त गुण ही खरदार होना है। अब ये बोल रहा है कि भाई खरदार होना दोष माना गया है, लेकिन एक शस्त्र है उसका नाम क्या है? खरपत्र। अब ये खरपत्र क्या है अभी मैं बता दूंगा आपको कि खरपत्र एक शस्त्र, जैसे अब कुल्हाड़ी होती है ना एक तरीके से, वैसी होती है। तो खरपत्र नामक शस्त्र का प्रशस्त गुण ही खरदार है, मतलब उसका जो अच्छा गुण है ना, जो बेस्ट गुण उसका क्या है? खरदार है। लेकिन फिर भी आचार्य ने इसको क्या माना है? दोष माना है। तो ये गुण है ना, मतलब एक तरीके से कम, क्या बोलते हैं इसको, अपवाद रूप में समझ सकते हो कि इस यंत्र में, किसमें? खरपत्र में, यंत्र में खरदार उसका प्रशस्त गुण है, मतलब अच्छा गुण है। वैसा सर खरपत्र लिख रहा है या करपत्र लिख रहा है सर? करपत्र, करपत्र, ये करपत्र नामक शस्त्र का प्रशस्त गुण है। ठीक है। खरधार होना, खरधार ये तो इसका ही है ना, खरधार मतलब भोंटा। खरदार होना शस्त्र का दोष माना गया, जबकि करपत्र नामक शस्त्र का प्रशस्त गुण ही खरदार है। कहने का मतलब कि जो ये है ना करपत्र नाम का जो शस्त्र है, मैं बताऊं आपको, डायग्राम में शायद होना चाहिए, मंडागले ऐसनी, ये रहा देखो, करपत्र शस्त्र, मतलब एक तरीके से ये एक तो होता है शार्प इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ये देखो ये दांतेदार, मतलब दांतेदार धार है इसमें, तो इसका ये गुण है भाई, दांतेदार होता है ना एक तरीके से, जैसे अपन लकड़ी काटने के लिए आरा का यूज करते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए शस्त्र को, लेकिन ये इसका गुण ही, स्पष्ट गुण ये है, तो ये लिख दिया भाई करपत्र शस्त्र में ये इसका प्रशस्त गुण है, मतलब इसका बेस्ट गुण है। अब समझ में आ जाएगा, मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया डायग्राम देखने के बाद में, तो अब समझ में आ गया। देखो जैसे कि खरपत्र यानी एक तरीके, खरदार यानी एक तरीके से
जो ऊपर नीचे हो, जैसे दांतेदार, ऐसे दांतेदार और धार होती है ना वैसी। और ये यहाँ पे अब समझ में आ गया, कुंठ यानी मतलब एक तरीके से उसकी धार समाप्त होनी, जो पहना था ना बिल्कुल ऐसे शार्प था, उसकी शार्पनेस समाप्त हो गई, बार बार यूज लिया तो शार्पनेस समाप्त हो गई। लेकिन ये खरदार का मीनिंग क्या होता है, दांतेदार। ठीक है, ताकि मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा डायग्राम देखते हुए। ऐसे दांतेदार धार होना भी एक तरीके से दोष है, तो दांतेदार धार भी दोष है। लेकिन ये बोलता है कि करपत्र नामक शास्त्र का प्रशस्त गुण है। ये थोड़ा सा अलग से बताया, थोड़ा सा मतलब आपको याद रखने की जरूरत है भाई, करपत्र नामक में खरदार होना अच्छी बात है, बाकी सब में खरदार होना कर वो बेकार है, बस इतना ध्यान रखना। आप देखो शस्त्र कोश, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन यही बन रहा है, यहीं से बनेंगे, फिर ज़्यादा नहीं बनेंगे। शस्त्र कोश क्या है? शस्त्र कोश शस्त्र संचय करने के लिए प्रयुक्त होता है, मतलब पेटी जिसमें अपन शस्त्र रखते हैं, अपन अटैची जो इसमें अपन शस्त्र रखते हैं। तो शस्त्र संचय में रखने के लिए जो प्रयुक्त होता है, लंबाई उसकी 12 अंगुल होती है और चौड़ाई उसकी 9 अंगुल होती है। तो जो शस्त्र कोश है उसकी देखो साइज बताई है कि वो जो अपन ऑपरेशन थिएटर में या वो होता है ना प्लेटें, ऐसी ये प्लेटें होती है ना एक ऐसी जिसमें अपन यंत्र शस्त्र रखे रहते हैं, वो उसकी बात कर रहा है ये कि शस्त्र संचय करने के लिए प्रयुक्त होता है, लंबाई 12 अंगुल चौड़ाई 9 अंगुल, तो शस्त्र कोश। अब है शस्त्र गुण, अपन ने शस्त्र कर्म देखे, शस्त्र दोष देखे, शस्त्र कोश देखा, अपन ने अब सब शस्त्र गुण। गुण क्या होता है, मतलब क्या क्वालिटी होनी चाहिए उनमें। लंबाई 6 अंगुल होती है, तो यहाँ पे देखो एक कॉमन सी बात की है भाई, लंबाई 6 अंगुल होती है मिनिमम, मतलब मेजोरिटी 6 अंगुल की होती है, हर किसी की नहीं होती लेकिन मेजोरिटी 6 अंगुल की होती है। रोम को काट सके ऐसा शास्त्र होना चाहिए, नहीं शस्त्र होना चाहिए। मेरे को बार बार शास्त्र बुला करते क्योंकि पदार्थ विज्ञान पढ़ा है ना अपन काफ़ी दिनों से, शास्त्र शास्त्र शास्त्र, तो वो माइंड में छप गया। तो ये शस्त्र, मैं कभी शास्त्र बोल दूँ समझ लो कि शस्त्र ही बोल रहा हूँ, है ना। रोम को काट सके ऐसा शस्त्र होना चाहिए, मतलब ऐसी उसकी धार होनी चाहिए, ऐसा शार्पनेस होना चाहिए कि वो है ना अगर उसको बाल के अड़ाए ना तो बाल भी कट जाना चाहिए, जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़े, आराम से एकदम बाल को भी लगाएं। अब बाल आसानी से कटता नहीं है, बाल तरीके से काटते हैं तभी कटते हैं, लेकिन बाल को टच करते वो बाल अलग हो जाना चाहिए, मतलब 2 टुकड़ों में काट देना चाहिए। सुरूपाणी सुधारणी सुघ्राणी, कहने का मीनिंग है कि सुरूप यानी अच्छे रूप का होना चाहिए, सुधारणी आसानी से धारण कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई उसको यूज करने में बहुत ज़्यादा खटानी हो रही हो। सुघ्राणी, और उसका देखो यहाँ पे है सुरूपाणी सुधारणी और सुघ्राणी, उसको आसानी से धारण और ग्रहण आसानी से हो जाए, मतलब एक तरीके से अपन उसका यूज भी अच्छा हो जाए। ऐसा नहीं कि भाई यूज करना ही बेकार है, अपन बना तो दिया लेकिन इसका यूज करना ही नहीं जानते। तो वो बोलता है कि स्वरूपाणी अच्छा होना चाहिए आकृति में, जैसा उसकी आकृति है शास्त्रों में वैसी की वैसी होनी चाहिए, जैसा यूज हो जाए। सुधारणी और सुघ्राणी मतलब अच्छी तरीके से उसका यूज हो जाए। अकारल सुंदर होना चाहिए। शुद्ध भात भली प्रकार से फूके नए हो नहीं हो, मतलब एक प्रकार से ये है कि एक तरीके से बार बार यूज वाले नहीं होने चाहिए भाई, बेकार ही हो गए एक तरह से, मतलब एक नए सामान होने चाहिए, उनकी बार बार केयर टेकर करनी चाहिए अच्छी तरीके से। तीक्ष्ण लोहे से बने हुए, तीक्ष्ण लोहे से मतलब है कि जो अच्छा लोहा ना, अच्छी क्वालिटी का लोहा, तीक्ष्ण यानी लाल तप्त लोहे से, बेस्ट क्वालिटी वाले लोहे से उसको बनाना चाहिए। समाहित मुखग्राही, समाहित मुखग्राही मतलब ये जो उसके जो मुख होते हैं ना वो वक्र मुख वाले होने चाहिए, मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, अच्छे लगने वाले। नीलम्ब भोज की छवि के समान होने चाहिए। नीलम भोज, नील यानी क्या होता है कमल, तो कमल की जो कमल का फूल होता है ना कितना अच्छा लगता है, वैसे वो शस्त्र लगने चाहिए। देखो देखो कैसे बता रहे हैं आचार्य ने बताया, ये नील यानी क्या होता है कमल, तो नीलम भोज की छवि के समान, कमल के फूल के समान, कमल के फूल के समान सुंदर होना चाहिए, शस्त्र के गुण बता रहा है। तो यहाँ पे श्लोक मतलब एक तरह की श्लोक की लाइनें लिखी हैं तो मैंने हिंदी में आपको बताई हैं। अब देखो फलक का प्रमाण कुल प्रमाण का अष्टमांश 1/8 होना चाहिए, और जो उसका फलक है जो मतलब जो यूज होता है, जैसे कि ये लंबा पूरा शास्त्र है, ठीक है ये शास्त्र है, तो इसका जो ये हिस्सा यूज होता है, तो इसका कितना पार्ट बताया 1/8, तो ये जो यूज होने वाला पार्ट है कितना पूरे शस्त्र का एक, क्योंकि पूरा तो यूज नहीं होता, ये हाथ में भी कवर रहेगा, ये सब कुछ यहाँ पे जैसे कि मानो ये है ना हाथ में रहेगा, लेकिन ये वाला पार्ट क्या है 1/8 मिनिमम इतना होना चाहिए ताकि वो यूज हो सके। अब समझो इस चीज़ को, जैसे एक नीडल है, नीडल है इतनी सी पैलनी होती है ये, है ना, तो इसका जो आगे का हिस्सा ही तो यूज होता है, बाकी हिस्सा थोड़ी होता है जो आगे एंटर होगी, तो मतलब बोलता है कि 1/8 हिस्सा वाला मिनिमम पार्ट यूज होना चाहिए। अब है शस्त्र संख्या,
देखो अपन ने शस्त्र क्रम देखे, शस्त्र दोष देखे, शस्त्र कोष देखे, शस्त्र गुण देखे, ठीक है, शस्त्र गुण हो गए। अब देखेंगे शस्त्र संख्या। आचार्य वाग्भट ने कितनी मानी है? 26 संख्या मानी है, और सुश्रुत आचार्य ने 20 संख्या मानी है। तो आचार्य वाग्भट ने 6 ज़्यादा मानी है सुश्रुत से। तो आपको ये संख्या याद होनी चाहिए, ये संख्या याद होनी चाहिए, क्योंकि संख्या पूछ लेते कभी कभी डायरेक्ट कि शस्त्रों की संख्या लिखो। तो 26 मानी है आचार्य वाग्भट ने, और सुश्रुत ने कितनी मानी है? 20। तो मतलब 26 तरह के शस्त्र माने हैं आचार्य वाग्भट ने। अब उनके नाम भी दिए हैं, उनकी साइज भी दी है, और उनके उपयोग भी बताएं। मतलब एक तरीके से लेंथी चैप्टर है ना। अब एक एक चैप्टर का अपन नाम देखते जाएंगे, जैसे मतलब एक एक वो शस्त्र, उसका नाम, पहले का नाम दिया है मंडल अग्र। ये काम क्या करता है आगे लिखा हुआ है, इंग्लिश का मीनिंग भी लिखा हुआ है। दूसरा है वृद्धि पत्र, इसका देखो कि छेदन में काम आता है, भेदन में काम आता है, और पाटन में। अब इनका मीनिंग आपको मैंने बता दिया कि छेदन क्या होता है, लेखन क्या होता है, छेदन क्या होता है, भेदन क्या होता है, पाटन क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो मंडल, अब देखो डायग्राम देख लो पहले ताकि मैं समझा दूँ आपको। देखो मंडलाग्र से जो पहला था ऐसा होता है, कितना देखो कितना, अब यहाँ से ये पकड़ने का यूज है, ये इसका यूज होता है, कितना खतरनाक ये शस्त्र है। दूसरा देखो वृद्धि पत्र शस्त्र, स्कारपल, एक तरीके से स्कारपल यूज लेते हैं। तीसरा देखो उत्पल, मतलब एक तरीके से मुड़े हुआ वैसा रहता है, ऊर्ध्वधारक, मतलब जैसे अपना जो नाई का वो होता है ना उस तरह टाइप का, वैसा है ये। फिर है सर्वमुख शस्त्र, देखो आगे देखो सर्प के मुख के समान है ये, आगे देखो कितना नुकेला सा है, मतलब शार्प है ये सारे। फिर ये देखो एषणी, ये क्या होती है एषणी? एक तरीके से जो घाव होता है ना उसमें प्रवेश कराई जाती है, और पता लगाया जाता है कि कहाँ तक ये घाव फैला हुआ है। फिर देखो यहाँ पे सराय अस्त्र, अंतर्मुख शस्त्र, मतलब एक तरीके से कैंची है, एक तरीके से काटने टाइप का, अलग अलग तरह की। ब्रहीमुख शस्त्र, तो एक ये देखो ब्रहीमुख शस्त्र, अलग अलग नाम है। कुठारी, मतलब एक तरीके से कुल्हाड़ी। बड़ी शास्त्र, देखो बड़ी शास्त्र एक तरीके से क्या है, ऊपर से नुकीली सी बनी हुई है, ये देखो उंगली शास्त्र, उंगली शस्त्र, शास्त्र नहीं, ठीक है। ये है करपत्र शस्त्र, ये देखो सूची मतलब निडिल, ठीक है। ये क्या है, सब शस्त्र कोष जो अपन बोलते हैं ना पेटी। ये है आर शास्त्र, मतलब एक तरीके से अपन जो बर्फ का एक तरीके बर्फ फोड़ते हैं ना वैसा पहना सा नुकीला सा, वैसा भी देखो एक शस्त्र है। तो ये मतलब जिनकी मुझे फोटो मिली किताब में वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया, ताकि आपको चेक कर लेना बार बार देख के आपको पता लगना, मतलब जितने भी हैं ये शार्प इंस्ट्रूमेंट हैं। शार्प इंस्ट्रूमेंट मतलब पेने, जिनको आसानी से काट, जिससे आसानी से बाल तक, बाल पड़ाएं तो बाल तक कट जाए, ठीक है। अब देखो पहला है मंडलागर, क्या काम करता है? छेदन लेखन। दूसरा है वृद्धि पत्र, छेदन वेदन पाटन। अब ये आपको मैं तो ये क्या बोलूँ, आपको पढ़ लेना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 5-6 याद हो जाए तो कर लेना, लेकिन क्योंकि नाम जरूर याद कर लेना, 5-6 तो मिनिमम याद कर लेना भाई। शस्त्र के गुण लिखो, शस्त्र के संख्या लिखो, और मतलब 5 से 10 होगा तो नाम याद करना ही आपको। जैसे उत्पल पत्र, छेदन वेदन, अर्धधार, छेदन वेदन, एषणी, एषणी जरूर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। वेतस, त्रिमुखी, त्रिकूर्चक, कुशपत्र, व्रहीमुखी, ये आते नहीं है एग्जाम में, क्योंकि 26 के 26 मामूली बात नहीं है याद करना, इनकी साइज, इनके उपयोग नहीं आते। बस ये अपन जब सर्जरी पढ़ते हैं ना फाइनल ईयर में, तब जरूर याद करने पड़ेंगे, मुझे याद करने पड़ेंगे ये। तो तब भी मुश्किल, क्योंकि इतना डिटेल में कोई नहीं पूछता, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं रटने की। अब ऐसे यंत्र हैं, बस हैं तो हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब एक तरह से हिस्ट्री है, आचार्य ने बताए हैं, नाम बताएं, बस याद करो। कुर्नी, इस बार तो मैं पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर, मैंने 25 और 26 27 में, पिछली बार तो मैंने ये चैप्टर पढ़ाए नहीं थे, मैंने बोल दिया था भाई ये रट लो, ऐसे ही बोल दिया था। लेकिन इस बार मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, ताकि क्योंकि मैं भी तो एक बार देख लूँ इनको, कुशपत्र, कुरहणी, और मैंने ये बताई दी थी मैं छेदन वेदन इनका मीनिंग क्या है, तो वो सब। तो ये मतलब 26 के 26 आपको देख लेना, मैं तो ये बोलता हूँ लास्ट में देखो। तो 25वां है कर्ण वेदन, और 26वां है लिंग नाश सलाखा, कैटेरेक्ट निडल, वेदन, ताम्र, द्विमुखी। ये मतलब एक तरीके से इनकी साइज बता रखा है और कुछ नहीं। बस आप में मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये 26 है ना, उनमें से 5 से 10 जो मैं क्वेश्चन दूंगा, 5 से 10 है उन जो लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगा ना, उसमें उनके बस याद कर लेना। यानी मतलब कि जो मैं क्वेश्चन में दूंगा ना भाई, इस शस्त्र के बारे में आपको लिखना है, तो वो शस्त्र आपको याद कर लेना है, और बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। बस आपको संख्या याद होनी चाहिए। इस चैप्टर में से आता है भाई शस्त्र के कर्म है ना वो 13, वो इंपॉर्टेंट है। शस्त्र कोष आ जाता है, शस्त्र के गुण आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं आते कि भाई इसके बारे में लिखो और इसके बारे में लिखो। मतलब इसके बारे में लिखना ऐसा आ गया तो समझ लो कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ बना है। तो कर लोगे ना, ऐसे ऐसे नहीं कि भाई पूरा ही मैं एक बार बोल के पढ़ाऊँगे भाई ऐसे,
उत्तल पत्र, ऊर्ध्वधार, ऐषणी, वेतस, शरीरमुखी। अब मैं बोलिए उत्तल पत्र नाम है, अर्धधार नाम है, ऐषणी नाम है, वेतस नाम है, शरीरमुखी नाम है, त्रिकूर्चक, कुशपत्र, वीरमुखी, कोरणी, करपत्र, वड़ीस, नखशास्त्र, दंतलेखन, सुई, आर, ठीक है, अर्ध तत्व चंद्र, सारवदन, सर्पफण, कर्तरी, कूर्च, खज, कर्णवेदन और लिंग, नाश, सलागा। ये मतलब आचार्य वाग्भट ने 26 प्रकार के शस्त्र बताए हैं, इनकी कल्पना की है। अब है ना अपन करेंगे अनुशस्त्र। अनुशस्त्र क्या होता है? जैसे अनुयंत्र था वैसे ही अनुशस्त्र जोंक, छार, अग्नि, कांच, पत्थर, नख, लोह रहित वस्तुएं, मतलब जो लोहे की नहीं बनी हो, वो सब क्या है? अनुशस्त्र है। मतलब जोंक यानी इस जोंक होती है ना, जो एक मतलब लीच होती है जो खून चूसती है, ठीक है। छार की सहायता से भी कट लगता है, छेदन का काम करता है, भेदन का काम करता है। अग्नि की वजह से भी जलना होता है एक तरीके से। कर्म में बताया ना, शस्त्र के कर्म में उसमें जलाने का, यंत्र की सहायता से जलाना, तो अग्नि की सहायता से भी जल सकता है। कांच पत्थर की सहायता से कट लग सकती है, अपन काट सकते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। उसका गोदन कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं। नाखून से भी खुरच सकते हैं, मतलब खुरचना होता है ना नाखून से। तो इन चीज़ों को भी अपन अनुशस्त्र की तरह यूज ले सकते हैं कि ये हेल्पिंग वाले, मतलब सहायक शस्त्र हैं ये। अनुशस्त्र को क्या बोलते हैं? सहायक शस्त्र। तो जोंक, छार, अग्नि, कांच, पत्थर, नख, लोह रहित वस्तुएं। तो आचार्य सुश्रुत ने अनुशस्त्रों में कौन सी मानी है? जलोका को सर्वश्रेष्ठ मानी है। जो जलोका के माध्यम से अपन खून निकालते हैं ना, जलोका एक तरीके से लीच होती है, उसकी माध्यम से अगर खून बाहर निकाल रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। तो अनुशस्त्रों में सबसे बेस्ट कौन है? जलोका, ठीक है। तो अब करेंगे विश्रावण क्रम, मतलब किसकी सहायता से? ब्लड लीचिंग या ड्रेनेज, जलोका की सहायता से। कि जलोका की सहायता से कैसे? मतलब जो अनुशस्त्र था, अनुशस्त्र क्या होते हैं? हेल्पिंग। मान लो कि मेन हथियार, मतलब मेन यंत्र ऊपर, तो अनुयंत्र था, मतलब यंत्र यानी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, अगर वो नहीं है तो अनुयंत्र यूज लो। अगर शस्त्र यूज नहीं है तो आप इनमें से यूज ले सकते हो, जोंक, छार, अग्नि, कांच, पत्थर, नख। अब कांच चुबा के अपन भी पंचरिंग कर सकते हैं, कांच से काट भी सकते हैं, तो बहुत तरीके से यूज ले सकते हैं। पत्थर से भी यही काम कर सकते हैं, शार्प पत्थर है तो उसका भी अपन ऐसे यूज ले सकते हैं। धार, मतलब एक तरीके से शार्प इंस्ट्रूमेंट की तरह इनको यूज ले सकते हैं। अब जोंक को क्यों लिया कि जोंक क्या करती है? खून चूसने का काम करती है, विश्रावण का काम करती है, तो इसलिए इनको क्या बोला? अनुशस्त्र, मतलब जो हेल्प करते हैं शस्त्र की क्रिया में। जो शस्त्र जो काम करते हैं उन्हीं कामों को ये भी कर सकते हैं। आचार्य ये अपनी इच्छा से इनका यूज ले सकता है। अब मैं एक बार क्लास डी एंड कर रहा हूँ, दोबारा से आपको ज्वाइन होना है, ठीक है। अपन करेंगे विश्रावण क्रम, जलोक की सहायता से। भाई जलोका विधि, प्रयोग विधि, सविष जलोका, निर्विष जलोका, ये सब अपन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है 10 नंबर में आ जाता है कि जलोका विश्रावण विधि को विस्तार से वर्णन कीजिए। और जो आता है एग्जाम में वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोबारा से ज्वाइन हो जाइए सारे के सारे।